हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री है ये, और इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कल कर लिया था, उसको देख लेना आप। उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ बताया है कि मध्यकाल में क्या क्या बदलाव हुए थे 1000 वर्ष के दौरान। तो हमने देखा था, देखिए 700 ईस्वी से और 1750 ईस्वी तक को मध्यकाल कहा जाता है, और इसी के बारे में अब हम इसमें देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। कौन कौन से नए राजा आए थे मध्यकाल के शुरुआत में, वो हम सब देखेंगे इसमें। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। कब से? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो हुए थे। तो ये स्टार्टिंग के हैं मध्यकाल के। देख लेते हैं हम कौन कौन हैं ये। देखिए, ये देख रहे हैं आप, चाहमान या इनको चौहान भी कहते थे। ये चौहान वंश थे और ये इंद्रप्रस्थ के आसपास के एरिए में शासन करते थे। इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली के साइड को कहा जाता था, जहाँ आज दिल्ली है। ये देखिए, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे। ये गुजरात साइड और थोड़े महाराष्ट्र साइड में थे बीच में। और इधर देखेंगे आप, ये बंगाल साइड में पाल वंश थे। ये पहाड़पुर कहते थे इसको। और कामरूप देखिए, पहले आसाम का पुराना नाम है ये कामरूप। और इसके बाद ये आप देखेंगे उत्कल वंश। ये यहाँ कलिंग पर राज करते थे। ये कलिंग जो है, जो आज का उड़ीसा है उसी को कलिंग कहते थे, जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था। इसके बाद ये देखेंगे राष्ट्रकूट। ये महाराष्ट्र पर राज करते थे। और ये मान्यखेट इसकी कैपिटल थी, राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी ये मान्यखेट। और इसके बाद नीचे देखते हैं दक्षिण भारत में कौन था। दक्षिण भारत में देखेंगे आप, ये चोल शासक थे, इधर चेर थे और ये पांडे थे। देखिए, ये चोल जो हैं ये प्राचीन भारत में जब हमने पढ़ा था अशोक के काल में, चोल चेर पांडे, ये वो नहीं है, ये दूसरे चोल आ जाते हैं बाद में। इनके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो देखिए, जब 7वीं सदी आते आते बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बड़े बड़े भूस्वामी हो गए थे, वो जंगलों को काट के खेती करने लगे थे। तो उन लोगों को जो राजा थे वो अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत हमने देखा था 6th क्लास की एनसीईआरटी में किसे कहते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जब देखिए ये सामंत लोग अधिक शक्तिशाली हो जाते थे और राजा थोड़ा दुर्बल दिखाई देता था, तो ये अपने आप को स्वतंत्र करके और अपना राजवंश स्टार्ट कर देते थे। नेक्स्ट, इसी तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। अभी हमने ऊपर देखा था राष्ट्रकूट, दक्कन महाराष्ट्र साइड को कहते हैं। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। चालुक्य देखिए हमने पढ़ा था 6th क्लास के एनसीईआरटी में, जो चालुक्य वंश था उसके, ये राष्ट्रकूट जो अब आ गया है उसके अधीनस्थ थे। ये चालुक्य के अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया। तो ये जो दंती दुर्ग था ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था और इसने चालुक्यों से स्वतंत्र हो गया था ये, और अपने वंश की स्थापना की थी इसने। और इसने एक हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक
जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। याजक मीन्स होता है जो अनुष्ठान करवाता है, तो इसका मतलब है कि जो ये अनुष्ठान करवाता था हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान, तो वो इंसान अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो इसे कराने के बाद वो क्षत्रिय हो जाता था, क्षत्रिय कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखिए एलोरा की गुफा का चित्र है। ये नरसिंह का चित्र है, आधे नर और आधे सिंह का विष्णु भगवान का चित्र है। ये एलोरा की गुफा से लिया है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसने बनवाई थी ये? तो ये राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी। कुछ अन्य नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कौन कौन थे ये? तो ये आप देख सकते हैं, कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ने कहाँ पर शासन किया? राजस्थान में, और इन्होंने कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे, ये ब्राह्मण थे। देखिए गुर्जर प्रतिहार जो थे ये ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या अपने पेशे को छोड़कर क्या अपना लिया था? क्षत्रिय। नेक्स्ट, क्षत्रिय बन गए थे। राज्यों में प्रशासन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इतने सारे कर लगाने लगे थे लोग। तमिलनाडु के कर हैं ये, 400 तरह के कर लगाते थे, इसको देख सकते हैं आप। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, ये पढ़ते हैं हम। प्रशस्तियाँ किसे कहते हैं? राजा की प्रशंसा में जो लिखी जाती हैं। और भूमि अनुदान, देखिए राजा जो थे ये ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने लगे थे। तो पढ़ते हैं, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सशब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। देखिए प्रशस्तियाँ जो होती हैं कभी कभी बिल्कुल सत्य नहीं होती हैं, राजा खुद को बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में लिखवाते थे इसमें। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे ये ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं, नागभट्ट की उपलब्धियाँ बताई गई हैं। देखिए प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं इनके बारे में। तो ये संस्कृत में लिखी गई प्रशस्ति है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। प्रतिहार नरेश था नागभट्ट, उसी के कामों का इसमें वर्णन किया गया है, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो देखिए जो राजा लोग थे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते थे, और ऐसे ये आप चित्र देख रहे हैं, इन पत्रों पर, ये तांबे के पत्र होते थे, ये उनको दिए जाते थे जिनको भूमि दान में दी जाती थी, और इसी पर लिखा हुआ होता था। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया जाता था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 12वीं शताब्दी में ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य की भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज़ों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। तो देखिए एक कल्हड़ नामक कवि थे, ये कल्हड़ इतिहासकार हैं ये। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी, इसमें उस पुस्तक का नाम नहीं दिया है शायद, राजतरंगिणी। तो इसमें जो कश्मीर के शासक थे उनका वर्णन किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजतरंगिणी पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, तो वो कल्हड़ ने लिखी है।
और इसमें किसके बारे में लिखा है, तो इसमें कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं के बारे में लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना आप। धन के लिए युद्ध, देखिए राजा जो होते थे धन के लिए युद्ध भी करते थे और एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, वो इसलिए लड़ते रहते थे आपस में। एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। देखिए यहाँ से एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। अभी हमने देखा था ऊपर कि सबसे पहले देखिए प्राचीन भारत में मगध जो था सबसे शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे कन्नौज केंद्र में आ गया और कन्नौज शक्तिशाली हो गया और उसको पाने के लिए ये लोग आपस में लड़ते थे राजा। तो कौन कौन लड़ते थे, देखिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासन सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो देखिए पाल वंश जो थे ये बंगाल से थे, बंगाल से पाल वंश, और गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात और राजस्थान साइड से थे, और जो ये राष्ट्रकूट थे ये महाराष्ट्र साइड से थे, और यहाँ पर कन्नौज था बीच में। तो ये तीनों लड़ते थे आपस में, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से शासक थे, राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीन थे। और ये सदियों तक ये लड़ाई चली थी। चूँकि इस लंबी लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। आप मैप में देख सकते हैं इसको दोबारा। जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी, आपने सुना भी होगा इसका नाम, ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। देखिए जो ये सुल्तान था महमूद गजनवी, ये गजनी का शासक था। गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है और इसने मध्य एशिया के भागों पर भी शासन किया था, जैसे ईरान वगैरह। और इसने देखिए 17 बार हमारे इंडिया पर आक्रमण किया था और सबसे ज़्यादा निशाना इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बनाया था। और सोमनाथ मंदिर से ये इतना ज़्यादा धन लेकर गया था कि इसने अपना वहाँ पर जाकर अपने देश में जाकर इसने एक भव्य राजधानी का निर्माण किया था। पूरा पैसा इसने राजधानी को बनाने में लगा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, हर साल ये हमारे इंडिया महाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ये गजनी वो गजनी नहीं है पीके वाली। नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था और उसने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बैरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। देखिए ये अल बैरूनी जो था, इसको किताबुल हिंद लिखने के लिए गजनी ने भेजा था इंडिया, और इसने एक किताब लिखी है अल बैरूनी ने। किस में लिखी है? ये अरबी भाषा में लिखी है, किताब उल हिंद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बैरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया था, महमूद गजनवी सॉरी। और इसने कौन सी किताब लिखी है? तो इसने किताब उल हिंद लिखी है। किस भाषा में लिखी है? अरबी में लिखी है। और देखिए इसने इसे लिखने के लिए यहाँ पर संस्कृत भी सीखी थी। पहले इसने संस्कृत सीखी थी, फिर इसने इस किताब का निर्माण किया था अल बैरूनी ने। नेक्स्ट देखते हैं।
ये महमूद गजनबी जो था, देखिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। जब ये अपने घोड़े दौड़ाता हुआ आता था तो लोग इसका नाम सुनकर ही सारे राजा छुप जाते थे और ये सब लूट लाट के ले जाता था हमारी इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। चाहमान राजा भी युद्ध करते थे, लेकिन बाद में ये चौहान कहे जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। हमने देखा था अभी इंद्रप्रस्थ, वही है दिल्ली। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए गढ़वाल रहते थे और गुजरात में चालुक्यों का शासन था, तो उनसे लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। आपने नाम भी सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान भी कहते थे इसको, पृथ्वीराज तृतीय को। इन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया था, जिसने सुल्तान महमूद गौरी, देखिए गजनबी के बाद, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी से टक्कर लेने के लिए पृथ्वीराज तृतीय आए थे, तभी इनका इतना नाम है। देखिए कोई भी राजा आना नहीं चाहता था, लड़ना नहीं चाहता था, डरपोक थे, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने इससे टक्कर ली। और नामक अफ़गान शासक, अफ़गान का था ये मोहम्मद गौरी, 1191 में हराया। मोहम्मद गौरी को हरा दिया था इन्होंने, अफ़गान शासक को हरा दिया था 1191 में। फिर उसने देखिए दूसरी बार फिर से आक्रमण किया, क्योंकि ये किसी से हारता नहीं था। इसने सोचा कि कैसे मुझे हरा दिया, फिर इसने प्रैक्टिस की थी और ज़्यादा, फिर दोबारा से आक्रमण किया। दूसरे साल उसने 1192 में आक्रमण किया और इस बार इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। और वही क्षेत्र इसने जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने। चोल राज्य के बारे में नज़दीक से एक नज़र, चोल राज्य तो देखते हैं हम दक्षिण भारत में कहाँ है चोल राज्य। ये देखिए चोल हैं और ये बाद में देखिए बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं ये चोल, और ये पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। उरेयूर से तंजावुर तक, मैप में देख लेते हैं एक बार उरेयूर कहाँ है। ये है देखिए उरेयूर, और तंजावुर ये है। यहाँ पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। और ये देख लीजिए आप एक बार गंगई कोंड चोलपुरम, ये तीनों चीज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट तंजावुर इन्होंने ही बसाया था। तो शुरू करते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटरेयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ पर? कावेरी के डेल्टा में। ये देख लेते हैं हम, कावेरी नदी कहाँ है। ये देखिए यहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी कर्नाटक से, और ये आ जाती है यहाँ इसके डेल्टा क्षेत्र में। यहाँ पर शासन था उसका। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत मीन सामंत। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। तो देखिए जो राजा ज़्यादा विस्तार करता था उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो इसमें इन चोलों में राजराज प्रथम जो था सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र, अब देखिए राजराज का पुत्र आ जाता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम उसका पुत्र है।
उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे संगठित जल सेना किसकी थी, तो वो चोलों की थी। चोलों ने सबसे ज़्यादा संगठित जल सेना बनाई थी, इसलिए इनका समुद्रों पर ज़्यादा कब्जा रहता था। दूसरा कि श्रीलंका पर कौन से चोल शासक ने आक्रमण किया था, तो ये राजेंद्र प्रथम, राजराज का बेटा राजेंद्र प्रथम, इसने श्रीलंका को भी जीत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। देखिए कांस्य मूर्तियाँ बनाने का सबसे बेहतरीन कांस्य मूर्तियाँ पूरे विश्व में चोल शासक ही बनाते थे और इन्होंने भव्य मंदिरों का भी बहुत अच्छा निर्माण किया है। तो पढ़ते हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। एक चमत्कार माना गया है इनकी स्थापत्य और मूर्तिकला को। ये देख सकते हैं आप, ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, कितना शानदार मंदिर है और किस तरीके से बनाया गया है उस समय, ये आप देख सकते हैं। देखिए जिस छत, ये मंदिर है, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। ये देखिए ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं और इनको अलंकृत भी किया गया है और फिर ये मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन केंद्र भी थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। देखिए मंदिरों में सिर्फ पूजा नहीं की जाती थी, यहाँ पर शिल्प कला भी की जाती थी। जैसे यहाँ पर कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, ये सब होता था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चोल राजाओं ने मंदिर बनवाए थे उस समय तमिलनाडु में, जो तमिल की साइड जो मंदिर थे चोल शासकों के टाइम, तो वहाँ पर क्या जो मंदिर थे वो पूजा आराधना के लिए होते थे या उनमें शिल्प कला का भी काम किया जाता था। तो देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट ये राइट हो जाएगा कि वहाँ पर कांस्य मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता था और वहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए काम में नहीं आते थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। देखिए मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। वहाँ पर काम भी चलते थे, जो शिल्पकार थे वो अपने काम करते थे वहाँ पे। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देखिए कि जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी क्या वे संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं। तो हाँ, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। तो देखिए इससे भी स्टेटमेंट बन सकता है कि वो प्रतिमाएं सिर्फ देवी देवताओं की नहीं होती थीं, भक्तों की भी होती थी। कृषि और सिंचाई के बारे में दिया है। देखिए इन्होंने कृषि की सिंचाई के लिए कुएं खोदे थे और जलाशय बनाए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको स्क्रीनशॉट लेके। ये आप देख सकते हैं, देखिए एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है ये कांस्य की चोलों ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये जलाशय है, सिंचाई के लिए बनाया गया है ये। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां
ये देखिए दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है, ये प्रशासन जो है दक्षिण भारत का है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, देखिए 6 में उर कहलाती थीं बस्तियां, सिंचाई खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासनिक कार्य करते थे। तो गांव के जो समूह होते थे उनको नाडू कहा जाता था। देखिए ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में पूछा गया है आईएएस में कि जो तमिलनाडु का नाम जो है वो आज कैसे पड़ा है, तो वो गांव के जो समूह होते थे उनको कहते थे पहले नाडू, तो उसी से बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो वेल्लाल किसे कहते हैं? वेल्लाल वो होते थे जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, बड़े किसानों को कहा जाता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। नेक्स्ट, ये देखिए भूमि के प्रकार होते थे उस समय, देख लेते हैं। वेलन वगाई, ये कैसी भूमि को कहते थे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे वेलन वगाई। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण किसान ना हो, उनके पास जो भूमि होती थी उनको बोलते थे वेलन वगाई। और ब्रह्मदेव कैसी भूमि को बोलते थे? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव बोलते थे। और शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको शाला भोग बोलते थे। देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान बोलते थे। देखिए जैसे ये काम में आती थी वैसे ही इनके नाम हैं उसी तरह। नेक्स्ट देखते हैं। पल्लीच चंदम, ये किसको बोलते थे? जैन संस्थानों को दी गई भूमि को बोलते थे। नेक्स्ट, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इसका वर्णन अभिलेखों में मिलता है हमें, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। तांग वंश, देखिए चीन का एक वंश था तांग वंश। जिस समय हमारे भारत में ये सारे वंश उभर कर आ रहे थे तो उस समय चाइना में कौन सा वंश था ये देखते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य था ये, जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। देखिए 300 वर्षों तक साम्राज्य ये सत्ता में रहा था, कब से? 7वीं से 10वीं ईस्वी तक। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। देखिए शियान जो थी पूरी दुनिया में सब में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तो देखिए ये तांग साम्राज्य जो थे इसके लिए परीक्षा होती थी, परीक्षा में जो नियुक्त होता था उसी को प्रशासित किया जाता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक ये व्यवस्था चली थी। तो आप देख सकते हैं हमारी इंडिया की व्यवस्था क्या थी उस समय और चाइना की क्या थी, आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, जोड़े बनाने हैं। गुर्जर प्रतिहार, कहाँ के थे ये गुर्जर प्रतिहार? तो ये गुजरात और राजस्थान। गुर्जर से आप याद रखेंगे गुजरात, एक जैसे हैं दोनों। राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन, मतलब महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र साइड को बोलते हैं दक्कन। पाल वंश, पाल कहाँ के थे? बंगाल के थे। और चोल तमिलनाडु के थे। तो गाइज़ आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।